वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं पी वाई क्यू सीरीज। तो ये प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी, तो ध्यानपूर्वक आप सारे के सारे लेक्चर को देखिएगा। जो प्रश्न नहीं आते हैं तो उन्हें अपनी कॉपी पे आप अवश्य नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो बाकी देखिए, पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ इत्यादि सेंड कर दी जाएगी। जो पेड मेंबर है उनके जो चाहे टेलीग्राम हो चाहे व्हाट्सएप हो, वहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा पेड मेंबर के लिए पीडीएफ। बाकी देखिए, यहाँ पर आपको स्क्रीन में नंबर दिखाई दे रहा होगा, हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर। तो उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी क्वेरी रहेगी। जैसे कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं आजकल नेट के लिए, यूजीसी नेट हिंदी के लिए, तो उसके लिए 18 वर्षों के पी वाई क्यू की पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप उसे परचेज कर सकते हो। काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी आपकी परीक्षा को क्रैक करने के लिए ये, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। तो बताइएगा दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही होगा कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। कब हुई थी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना? तो सही जो विकल्प हो जाएगा 1893 में, सी सही विकल्प होगा। कई बार परीक्षा में आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो नागरिक प्रचारणी पत्रिका थी, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो पत्रिका हो जाएगा 1896, और जो सभा हो जाएगी तो वो हो जाएगी 1893। ये तिथियां आपने याद रखनी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट परीक्षा में आपसे पूछी जाएंगी। फिर प्रश्न संख्या 2 है, इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है यहाँ पर, खड़ी बोली में संज्ञा शब्दों के साथ बा जुड़ता है, तो ये तो गलत होगा। दूसरा है ब्रज की क्रियाओं में व्यंजन द्वित्व का प्राधान्य है, ये भी असंगत हो जाएगा। अवधि में अकारांत की प्रवृत्ति है, ये भी असंगत हो जाएगा। भोजपुरी में ने विभक्ति चिन्ह का अभाव है, हाँ जी, तो ये जो दूसरे का सही हो जाएगा डी, भोजपुरी में ने विभक्ति चिन्ह का अभाव होगा। फिर अगला प्रश्न है 3, निम्नलिखित में से नाट्य संधियां हैं। तो बताना है दिए गए विकल्प में से कौन सी नाट्य संधियां हैं। तो जो नाट्य संधियां होंगी तो वो सही हो जाएगा आपका विकल्प सी। क्या क्या है, मुख, प्रतिमुख, गर्व, विमर्श और निर्वहन। प्रश्न संख्या 4, इसमें क्या पूछा गया है, तमस का कौन सा पात्र कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है। पहले तो ध्यान रखिएगा, किसका होगा तमस उपन्यास, भीष्म साहनी का होगा तमस उपन्यास, और सांप्रदायिकता पर आधारित है ये उपन्यास। तो कथनी करनी किसकी समान होगी, तो चौथे का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका जर्नैल सिंह, विकल्प बी। अगला प्रश्न है 5, मीरा की निम्नलिखित पंक्तियों में से किसमें खुली चुनौती का भाव है। प्रस्तुत पंक्तियां मीरा जी की होंगी, ठीक है, मीराबाई की। इनमें ऐसी कौन सी पंक्ति है जिसमें खुली चुनौती का भाव है। तो पहली पंक्ति हम देख लेते हैं, लोक लाज कुलरा मर जादा जग में नेक ना राखिया री, ये तो नहीं है। दूसरी पंक्ति है, भाया छांग्या बंधा छांग्या छांग्या सगा सुया। तीसरी है, थे कहिया छाड़े महा का चढ़े लिया वजंता ढोल। और चौथी है, मीरा री लगन लग्या होना हो जो हुआ। तो यही जो चौथी पंक्ति हम पढ़ते हैं, इसमें हमें थोड़ी सी ऐसी चुनौती भाव दिखती है कि मीरा की लगन लग गई है, होना हो जो हुआ। अगर होना है जो, वो होके रहेगा, पर मीरा की लगन लग गई है। तो पांचवी जो पंक्ति, चौथी जो पंक्ति होगी तो सही हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है 6, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं मानते। निम्नलिखित में से कौन गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं मानते। तो छठे का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का मत है कि वे गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद स्वीकार नहीं करते हैं। इनके द्वारा लिखी गई है लिरिकल बैलेट्स रचना, याद रखना है आपने। प्रश्न संख्या 7, जैनेन्द्र कुमार का पहला उपन्यास है। तो कौन सा उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार का पहला उपन्यास। तो साथ में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा परख, विकल्प ए सही है। बाकी त्यागपत्र, सुनीता कल्याणी, परख, ये सारे के सारे किसके उपन्यास हो जाएंगे, जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास हो जाएंगे। याद रखना है आपने परीक्षा हेतु इसे।
प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से अपादान कारक का उदाहरण कौन सा विकल्प होगा? अपादान कारक HPPSC शिमला में काफी पूछा जाता है इस प्रश्न को। अगर नेट जैसी परीक्षा है वहां पर भी रिपीट हो सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो 8वें का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, लड़का कुत्ते से डरता है। नेट की परीक्षा के लिए हमारे द्वारा P/Q सीरीज अवेलेबल करवाई गई है, जिसमें 18 वर्षों के प्रश्न पत्र उपलब्ध है, साथ में प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। ठीक है, तो कोई लेना चाहता है तो जो यहाँ पर स्क्रीन में नंबर दिखाई दे रहा है इस पे व्हाट्सएप कर सकता है। प्रश्न संख्या 9, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का कार्य संभाला था, तो बताइएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला था, कब से कब तक, ये पूछा गया है यहाँ। तो जो संभाला था इन्होंने 1903 से लेकर 1920 के आसपास तक। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सरस्वती पत्रिका की शुरुआत कब से हुई थी? 1900 से हुई थी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के पश्चात कौन सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभालते थे? ये प्रश्न अवश्य आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कमीशन में ये पूछा गया है पहले। प्रश्न संख्या 10, अंधा युग में कृष्ण को प्रभु ने ही वंचक कहा। अंधा युग में भगवान श्री कृष्ण को किसने प्रभु नहीं वंचक कहा, यह बताना है। तो 10वें का जो सही विकल्प होगा, गांधारी ने। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अंधा युग किसकी कृति है? धर्मवीर भारती की। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 11, मैला आंचल में वर्ग संघर्ष का पक्षधर है। मैला आंचल में कौन वर्ग संघर्ष का पक्षधर होगा? मैलांचल किसकी कृति होगी? पहले तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। तो जो 11 का यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा कालीचरण। मैला आंचल में कालीचरण वर्ग संघर्ष का पक्षधर था। फिर प्रश्न संख्या है 12, नागमती वियोग खंड में 12 मासा की शुरुआत हुई है। नागमती वियोग खंड किसकी रचना के अंतर्गत आता है? पद्मावत जो महाकाव्य है उसके अंतर्गत आता है ये। ठीक है, नागमती वियोग खंड पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना हो जाएगी। इसी के अंतर्गत 12 मासा की शुरुआत हुई थी, किस महीने से? तो 12 में जो सही विकल्प हो जाएगा आषाढ़ महीने से। ठीक है, याद रखना है, पूछा जाता है ये प्रश्न बार बार परीक्षा में। फिर प्रश्न संख्या देखिए 13, इसमें क्या पूछा गया है? हंस पत्रिका के अल्पसंख्यकों पर केंद्रित अंक का संपादन किया था, किसके द्वारा? तो 13 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प सी, असगर बजाहत ने। असगर बजाहत के द्वारा। फिर प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से मुक्त साहचर्य का पर्याय है। निम्नलिखित में से मुक्त साहचर्य का पर्याय है, यह बताना है कौन। तो जो 14 का सही जो विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा डी, फैंटेसी। निम्नलिखित में से मुक्त साहचर्य का पर्याय है फैंटेसी, 14 का डी। फिर अगला प्रश्न देखिए 15, निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है। यहाँ पर देखिए 3 पुस्तकें तो रामविलास शर्मा की होंगी, परंतु एक पुस्तक है जो रामविलास शर्मा की नहीं होगी, तो वो बतानी है। तो सीधे मैं आपको ले चलता हूँ, क्रांतिकारी कवि निराला, ये रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं होगी। बाकी जो तीनों पुस्तकें हैं ये रामविलास शर्मा की हैं। देखिए, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, ये रामविलास शर्मा की पुस्तक है। परंपरा और मूल्यांकन ये भी है। प्रेमचंद और उनका युग ये भी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 16, हम हशमत शीर्षक से संस्मरण किसने लिखी हैं? हम हशमत शीर्षक से संस्मरण किसने लिखे हैं? तो जो 16 का सही विकल्प हो जाएगा कृष्णा सोवती की रचना हो जाएगी। हम हशमत संस्मरण विधा की रचना है। अगला प्रश्न देखिए 17, किस लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल तक का ही इतिहास लिखा है? किस लेखक ने
अपने इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल तक का ही इतिहास लिखा है? तो जो 17 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। इनके द्वारा कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा गया था ये भी आपको याद होना चाहिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है ये हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार करते हैं रचनाकार? स्वयंभू को। और जो श्याम सुंदर दास, ये तो नहीं इतना पूछा जाता, राहुल सांकृत्यायन किसे करते हैं ये भी बताइएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, सरहपा को ये स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न है 18, इसमें पूछा गया है विशिष्टाद्वैत का संबंध किस आचार्य से है? विशिष्टाद्वैत का संबंध किस आचार्य से? 18 का सही विकल्प बताइएगा। 18 में जो सही विकल्प हो जाएगा रामानुज। जो रामानुज है इनका संबंध होगा विशिष्टाद्वैत से। 18 का ए। अगला प्रश्न है 19, अमीर खुसरो के बाद मुकरी लिखने वाले कवि हैं। अमीर खुसरो के बाद मुकरी लिखने वाले कवि कौन होंगे? 19 का जो सही विकल्प हो जाएगा कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अमीर खुसरो के बाद मुकरी लिखने वाले कवि होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर प्रश्न संख्या है 20, जमीन पक रही है काव्यकृति के रचनाकार हैं। जमीन पक रही है काव्यकृति के रचनाकार कौन होंगे? केदारनाथ सिंह। कौन? केदारनाथ सिंह। केदारनाथ अग्रवाल और सिंह में काफी अंतर है, ये याद रखना आपने। फिर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 21, क्या पूछा गया है 21 में? आपातकाल के दौरान किन साहित्यकारों द्वारा एकाएक व्यवस्था विरोध की जगह व्यवस्था के समर्थन में कुछ लिखने पर एक कहानी यह भी में हैरत प्रकट की गई थी? तो 21 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती के द्वारा। आपातकाल के दौरान रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती के द्वारा एकाएक व्यवस्था विरोध की जगह व्यवस्था के समर्थन में कुछ लिखने पर एक कहानी यह भी में हैरत प्रकट की गई थी। फिर प्रश्न संख्या 22 है, इसमें पूछा गया है रजिया संस्मरण में अभिव्यक्ति नहीं है, किसकी अभिव्यक्ति नहीं है रजिया संस्मरण में? तो देखिए स्त्री के प्रति पुरुष विकर्षण की अभिव्यक्ति नहीं है, ये होगा सही विकल्प। बाकी स्त्रियोचित हास परिहास की है, प्रतिष्ठा के कारण उपजी झिझक की है, अतीत में उपजे लगाव की भी है। 22 का जो सही विकल्प होगा विकल्प ए। फिर प्रश्न संख्या है 23, इसमें क्या पूछा गया है? भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है में विस्तृत आलोचना की गई है। विस्तृत आलोचना की गई है किसकी? तो भारतीयों के आलस्य की। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है किसकी ये रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है ये। फिर प्रश्न संख्या 24 है, महाभोज में लेखिका ने लोकतंत्र के किस स्तंभ के प्रति आशा का भाव व्यक्त किया है? तो सही जो विकल्प हो जाएगा 24 का तो वो हो जाएगा न्यायपालिका। फिर देखिए प्रश्न संख्या 25, गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गैंग्रीन कहानी किसकी है पहले तो ये आप बताइएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, अज्ञे की है। इसमें जो सत्य है देख लेते हैं कौन सत्य कौन सा सत्य है। इस कहानी में एक रास्ता को संचारात्मक स्तर पर प्रस्तुत किया गया है, सही है। यह कहानी मनोविज्ञान के धरातल पर लिखी गई मार्मिक कहानी है, ये भी सही होगी। इसमें स्थिति का स्वीकार मध्यवर्गीय जीवन की नियति है, ये भी सही है। अंत में है इसमें सामाजिक संदर्भ और व्यक्ति चरित्र की गहन गहन संवेदना का अभाव है, गलत। अभाव नहीं है इसमें, ठीक है, पूरा मिलता है। फिर प्रश्न संख्या है 26, नई कविता के किस कवि का संबंध गांधीवादी विचारधारा से है? तो 26 में जो सही विकल्प आएगा तो वो आएगा विकल्प डी, भवानी प्रसाद मिश्र। फिर देखिए 27, विशिष्ट पद रचना कहा गया है किसके द्वारा? विशिष्ट पद रचना। 27 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा रीति को। विशिष्ट पद रचना ये रीति के संदर्भ में कहा गया था वामन के द्वारा।
अगला देखिए 28, मन आवेगों का तंत्र है, ये किसने कहा? मन आवेगों का तंत्र है, ये किसने कहा? तो 28 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो कहा गया था IA रिचर्ड्स के द्वारा। फिर देखिए 29, इसमें क्या पूछा गया है? 29 में पूछा गया है, भारत के संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद हैं, कहाँ से कहाँ तक? तो 29 में सही विकल्प हो जाएगा 343 से लेकर 351 तक, याद रखना है। फिर प्रश्न संख्या है 30, इसमें पूछा गया है आपसे, आतमजे की कथावस्तु का आधार है। आतमजे की कथावस्तु का आधार क्या है? 30 में तो ये हो जाएगा कठोपनिषद। क्या है? कठोपनिषद, विकल्प ए। फिर प्रश्न संख्या 31 है, इसमें पूछा गया है आपसे, कविता क्या है? निबंध के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है किससे? पहले तो दिखा बताना है, याद रखना है कि कविता क्या है, किस रचना में बताया गया है कि कविता की आयु बढ़ती है। तो ये बताया गया है कविता क्या है, किसकी ये रचना हो जाएगी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। कैसे बढ़ती है कविता की आयु? तो जो सही विकल्प हो जाएगा नाद सौंदर्य से। किस रचना में आपको ये पूछा गया, बताया गया है कि कविता की आयु नाद सौंदर्य से बढ़ता है? तो कविता क्या है रचना में, किसकी ये रचना हो जाएगी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तथ्य घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको करवा रहा हूँ। फिर प्रश्न संख्या है 32, इसमें पूछा गया है, लालपान की बेगम में नहीं है, क्या नहीं है लालपान की बेगम में? ध्यान रखिए, लालपान की बेगम कहानी विधा की रचना है, और किसकी रचना हो जाएगी? रेणु जी की। फणीश्वर नाथ रेणु पूरा नाम है इनका। 32 का सही जो विकल्प हो जाएगा, देखिए, लालपान की बेगम में नहीं है, गृहस्थ प्रेम की अभिव्यक्ति लालपान की बेगम में है, वात्सल्य का चित्रण ये भी है, श्रम के फल के प्रति मोह ये भी है, सामूहिकता के विघटन का दंश नहीं, ये नहीं है। लालपान की बेगम में कहीं पर भी सामूहिकता का विघटन नहीं होता है, बल्कि वो एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए यहाँ पर जो सही विकल्प होगा 32 का डी। अगला प्रश्न देखिए 33, 2 बार जेल हो आए थे, किसी से दबना ना जानते थे, खद्दर पहनते थे और फ्रांस की शराब पीते थे। गोदान के उपयुक्त कथन में व्यंग्य किया गया है, किसके प्रति ये व्यंग्य किया गया है? पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो कथन कहा गया है किस रचना से लिया गया है? गोदान। कौन है इसके रचनाकार? मुंशी प्रेमचंद। किस पात्र के संबंध में ये गोदान में ये कथन कहा गया है? 33 का सही विकल्प बताना है आप लोगों ने। तो जो 33 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प ए, खन्ना साहब के संदर्भ में ये कथन कहा गया था। ठीक है, याद रखना है आपको ये। अगला प्रश्न है 34, रश्मिरथी में इंद्र द्वारा प्रदत्त किस शस्त्र से कर्ण ने घटोत्कच का वध किया गया था? रश्मिरथी में प्रमुख पात्र के तौर पर है भगवान श्री कृष्ण और कर्ण। तो इसमें जो कर्ण है, घटोत्कच किसका पुत्र है? ये घटोत्कच, ये बताइएगा आप लोग। ठीक है, इसके ऊपर एक शस्त्र से आक्रमण किया था, तो वो कौन सा था? एक अग्नि। अर्थात एक अग्नि एक ऐसा अस्त्र था जिसका प्रयोग कर्ण किसके ऊपर करने के लिए रखता है? अर्जुन के ऊपर। परंतु कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है वहां पर, इसे अर्जुन के ऊपर प्रयोग ना करके घटोत्कच के ऊपर इसका प्रयोग करना पड़ता है। पांडवों के पक्ष से लड़ा था घटोत्कच। 35 है, 35 में क्या पूछा गया है? विखंडन के लिए जाना जाता है किन्हें? 35 में सही विकल्प कौन सा होगा? तो 35 में होगा देरीदा। चौक देरीदा को जाना जाता है विखंडन के लिए, विकल्प बी सही है यहाँ। फिर है 36, दंडी के अनुसार काव्य गुणों की संख्या क्या है? दंडी के अनुसार काव्य गुणों की संख्या क्या है, ये पूछा गया है। तो 36 में जो सही विकल्प होगा 10। आचार्य भरतमुनि, आचार्य दंडी के अनुसार दोनों ने काव्य गुणों की संख्या 10-10 स्वीकार की है। फिर प्रश्न संख्या है 37, हिंदी के प्रथम नाटक के रूप में चर्चित नहुष के लेखक कौन है? नहुष के रचनाकार पूछा गया है यहाँ पर। तो 37 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा बाबू गोपाल चंद्र, इनके द्वारा लिखा गया था नहुष नाटक। ध्यान रखिएगा, जो बाबू गोपाल चंद्र है ये किसके पिता स्वीकार किए जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। वैसे भी ये जो उपन्यास, ये जो नाटक है, पहला किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वीकार किया था कि ये पहला नाटक है।
फिर प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से यात्रा वृत्तांत है, निम्न में से कौन सा यात्रा वृत्तांत है वो पूछा गया है। 38 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा एक बूंद सहसा उछली। ये यात्रा वृत्तांत है। किसका ये यात्रा वृत्तांत हो जाएगा? अज्ञेय जी का। अज्ञेय का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय। नदी की बांक पर छाया इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, कितनी नावों में कितनी बार। ये तीनों के तीनों इनके काव्य संग्रह होंगे। एक बूंद सहसा उछली ये यात्रा वृत्तांत है। फिर प्रश्न संख्या 39 देखिए, ग्रामांचल से संबंधित उपन्यास है। ग्रामांचल से संबंधित उपन्यास कौन सा होगा? 39 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा अलग अलग बैतरणी, विकल्प बी। ये ग्रामांचल से संबंधित उपन्यास होगा। फिर प्रश्न संख्या 40 है, इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से बोली क्षेत्र युग्मों में कौन सा सही है, ये पूछा गया है। तो सही जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा बुंदेली बोली जाती है झांसी में, जालौन में, दतिया में और ग्वालियर में। 40 का बी। अगला है 41, सिद्धों ने चर्यापदों की रचना किस भाषा में की? सिद्धों की संख्या कितनी है ये बताइएगा। तो 41 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प बी, अवहट में या अपभ्रंश में। अपभ्रंश है नहीं तो अवहट यहाँ पर सही होगा। सूर सागर की रचना का आधार क्या है? सूर सागर लिखी गई है सूरदास जी के द्वारा, और इसका आधार क्या था ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो आधार स्वीकार किया जाता है श्रीमद् भागवत पुराण। क्या? श्रीमद् भागवत पुराण। अगला देखिए 43, इसमें पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट के निबंध किन पत्रों में प्रकाशित होते थे? बालकृष्ण भट्ट के निबंध किन पत्रों में प्रकाशित होते थे? तो 43 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण में। हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण में, इन दो में। फिर प्रश्न संख्या है 44, आकाशदीप की मूल आधार भूमि है, तो बताइएगा क्या होगा इनमें सही विकल्प। तो 44 का सही विकल्प हो जाएगा आकाशदीप की मूल आधार भूमि क्या है? तो यह हो जाएगा मन का गहन अंतर्द्वंद्व। मन का गहन अंतर्द्वंद्व, डी सही विकल्प है। आकाशदीप जो रचना है, कहानी है, किसके द्वारा लिखी गई थी ये? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा ये लिखी गई थी। ठीक है, तो इसी के साथ याद रखिए इसमें जो प्रमुख पात्र के तौर पर कौन मानी जाती है? प्रमुख पात्र के तौर पर जो जानी जाती है तो वो होगी चंपा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, तुलसी ने राम के उसी प्रकार प्रिय होने की अभिलाषा की जिस प्रकार क्या? जिस प्रकार से एक कामी पुरुष स्त्री की अभिलाषा करता है, उसी प्रकार से तुलसी ने राम के लिए प्रिय होने की बात की है। ठीक है, तो 45 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए। फिर प्रश्न संख्या है 46, अन्याय जिधर है अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके दृग्जल, रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, धंस गया धरा में कपि गह युग वह मसक दंड। राम की शक्ति पूजा में इन पंक्तियों में राम की आंखों से आंसू टपकते देख क्या होता है? तो जब ये आंसू टपकते हैं तो क्या हो जाता है? तो राम के पैरों को पकड़कर हनुमान कसमसा कर रह गए। ठीक है, 46 का सही विकल्प सी। वो घबरा गए कि मेरे प्रभु कैसे रो रहे हैं। ठीक है, उनकी दृगों से, उनकी आंखों से आंसू कैसे निकल सकते हैं? तो वो तबाही मचा देते हैं उसके पश्चात वहां पर युद्ध में। ठीक है, प्रश्न संख्या 47, इसमें क्या पूछा गया है?
परिवर्तन कविता में परिवर्तन के लिए किसका रूपक प्रयुक्त हुआ है? 47 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प डी, बासुकी का। परिवर्तन कविता किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की। प्रश्न संख्या 48, इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा आलोचक नई समीक्षा से संबंधित नहीं है? 48, तो जो आलोचक नई समीक्षा से संबंधित नहीं है वो वालों, बाकी लूसिए गोल्डमैन, एफ आर लेविस, टेरी इलेक्टन, ये तीनों होंगे इस नई कविता से संबंधित। प्रश्न संख्या 49, देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? तो जो सही विकल्प हो जाएगा वर्णनात्मकता, बाकी ग्राह्यता, सुपाठ्यता, क्रमबद्धता, ये तीनों होंगी। प्रश्न संख्या 50, इनमें से कौन सी ध्वनि तालव्य नहीं है? इनमें से कौन सी ध्वनि तालव्य नहीं है? जब आप उच्चारित करते हो ना तब आपको पता चलता है। श, य, ज, ठीक है। र जो है रह, ये तालव्य नहीं होगी, ठीक है। तो विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये जो प्रश्न थे लगभग हमने 50 आपके साथ डिस्कस किए। मुझे पूर्ण आशा है कि काफी महत्वपूर्ण होंगे ये आपकी आगामी परीक्षा हेतु। कोई भी क्वेरी अगर आपकी रहती है नोट्स के रिगार्डिंग या फिर PYQ सीरीज के रिगार्डिंग या प्रैक्टिस सेट के रिगार्डिंग, तो समय रहते आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी आपका समय है परीक्षा की तैयारी करने हेतु। आगे आप लेट भी हो सकते हैं। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको थोड़ी सी यहाँ पर एक दो कहानियाँ बता देता हूँ जो नए पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, क्योंकि थोड़ा सा बता दूंगा तो वह आपको लाभ मिल जाएगा। देखिए लिख लेता हूँ यहाँ पर। जो सिर्फ तथ्य तथ्य प्रश्न प्रश्न देखना चाहते थे वो चाहे वीडियो को स्किप कर देना, बाकियों के लिए ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए अगर प्रश्न पूछा जाएगा कभी आपसे कि जो चंद्रदेव से मेरी बातें, लिख ही लेता हूँ। चंद्र देव से मेरी बातें, चंद्रदेव ही लिख लिया मैंने, ठीक है ना। चंद्रदेव से मेरी बातें, ये किसकी रचना हो जाएगी? पहला प्रश्न पूछा जाएगा तो ये हो जाएगी बंग महिला या राजेंद्र बाला घोष की, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी 1904 में। कब? 1904 में ये प्रकाशित हुई थी। फिर ये प्रश्न पूछा जाएगा तीसरा आपसे, ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? किस पत्रिका में? तो सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। चौथा प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा, ये कैसी कहानी थी? ठीक है, तो ये थी आपकी व्यंग्यात्मक कहानी। कैसी कहानी थी? पत्र के रूप में लिखी गई एक व्यंग्यात्मक कहानी थी। किसके ऊपर व्यंग्य किया गया था? पांचवा प्रश्न ये होगा। तो जो ये व्यंग्य किया गया था तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग्य किया गया था, किस प्रकार से अंग्रेजों ने इसे लूटा था, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न यहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर छठा, ये होगा आपका
दुलाई वाली कहानी से संबंधित, किससे? दुलाई वाली कहानी से संबंधित है ये। प्रश्न संख्या 6। 20 प्रश्न करवाऊंगा आपको, जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के। तो प्रश्न होगा, दुलाई वाली कहानी किसकी है? प्रश्न संख्या 6। तो जो दुलाई वाली कहानी है ये भी होगी बंग महिला या राजेंद्र वाला घोष की। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूं, आपने बताना है कि जो दुलाई वाली कहानी है ना, इसका प्रकाशन वर्ष कब का है? तो 1907 का होगा इसका प्रकाशन वर्ष। कब का? 1907 का इसका प्रकाशन वर्ष होगा। किस पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी? प्रश्न संख्या 8। तो जो ये प्रकाशित हुई थी ना, सरस्वती पत्रिका में ही। फिर प्रश्न संख्या 9 है, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इस कहानी का प्रमुख पात्र है बंशीधर। बंशीधर, हाँ, नवल किशोर और बंशीधर ये दोनों इसके प्रमुख पात्र होंगे। कौन कौन? नवल किशोर और बंशीधर। और रेल में ये सारी कहानी घटित होती है। कहाँ पर? रेल में। फिर और पात्र कौन कौन से इस कहानी के? 9वें प्रश्न में ही ये रिलेट कर रहा है। बंशीधर, बंशीधर की पत्नी जानकी देई, जानकी देई की छोटी बहन सीता, बंशीधर का मित्र नवल किशोर और नवल किशोर की पत्नी, ये इसके प्रमुख पात्र होंगे। अगला प्रश्न देखिए 3। यहाँ पर क्या पूछा गया है? 3 ही 10, कहानी तीसरी है ये, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 हो जाएगा कि एक टोकरी भर मिट्टी किसकी कहानी होगी? किसके द्वारा रचित है ये कहानी? एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे के द्वारा लिखित है ये कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी। मैं इसलिए आराम आराम से बोल रहा हूँ ताकि आप इसे लिख भी सकें अगर लिखना चाहें तो, ठीक है। 20 प्रश्न अगर एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है ये, इग्नोर मत करिएगा आप, ठीक है ना। मेरी आवाज़ पे फोकस रखना है अपने पूरा। एक टोकरी भर मिट्टी किसके द्वारा रचित कहानी है? माधवराव सप्रे द्वारा। फिर प्रश्न संख्या 11, क्या पूछा गया है? एक टोकरी भर मिट्टी कब प्रकाशित हुई थी और किस पत्रिका में हुई थी? ये 2 प्रश्न रिलेट कर दिए। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में। कब? 1901 में। किस पत्रिका में? छत्तीसगढ़ मित्र में। 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी। और इसका विषय क्या है इस कहानी का? इसका विषय होगा जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोंपड़ी हटाने और आंखें खुलने के पश्चात वापिस करने की छोटी सी आदर्शवादी कथा है ये। तो ये प्रश्न संख्या 12, इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से होंगे? पूछे गए हैं ये पहले नेट में। तो देखिए, बुढ़िया जमींदार और उसकी पोती, बुढ़िया जमींदार और उसकी पोती। एक कथन यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये पूछा गया है, आपने बताना है ये कथन किसका है। महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर ढो उठा सकेंगे? आप ही इस बात का विचार कीजिए। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है और किसे कहा है? प्रश्न संख्या 13। तो जो ये कथन है ये कहा था बुढ़िया के द्वारा। किसे? ये कहा गया था जमींदार को ये कथन, ठीक है। अगला प्रश्न है 14, इसमें क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कहानी कौन सी है? तो ये हो जाएगी राही। तो राही कब प्रकाशित हुई थी ये? 1947 में। कब? 1947 में। कहाँ पर? सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में। इस कहानी का विषय क्या है? राही की विवशता के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों की सत्ता लोलुपता और ढोंग पर चिंतन और विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से बनी कहानी है ये। इस कहानी का परिवेश कहाँ का है? जेल का, ठीक है। पात्र कौन कौन से हैं इसमें?
चोरी की दोषी राही और स्वतंत्रता सेनानी अनीता। राही और अनीता इसके दो प्रमुख पात्र होंगे, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इस तरह से तथ्य पूछे जा सकते हैं भविष्य में परीक्षा में। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 15, इसमें क्या पूछा गया है, ईदगाह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। प्रश्न संख्या 16, ईदगाह कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1933। ईदगाह कहानी का विषय क्या है ये बता देता हूँ। ये कहानी है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक मानी जाती है। इसमें मुंशी प्रेमचंद हामिद नामक बच्चे के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीबों और अभावों में किस प्रकार बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है और बच्चे को समय में किस तरह से आगे होकर जीना पड़ता है। आपने देखा ही होगा, एक बच्चा गुब्बारों को बेचकर अपना बचपन खत्म कर देता है और एक बच्चा जो अमीर का बच्चा होता है या इस तरह का बच्चा होता है कि जो अपने इंजॉय ले सकता है, परंतु गरीब बच्चा अपनी मासूमियत और बचपन कहाँ पर खत्म कर देता है? मजबूरियों में। प्रश्न संख्या 17, इसमें क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि जो हामिद है इसकी उम्र क्या है? हामिद की उम्र मानी जाती है 4 से 5 वर्ष। और ईदगाह कहानी में प्रश्न संख्या 18, ईदगाह कहानी में प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? तो देखिए, हामिद, उसकी बूढ़ी दादी अमीना और अन्य बच्चे होंगे मोहसिन, आबिद, नूरे और सामी। प्रश्न संख्या 19, इसमें क्या पूछा गया है? 19 में, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मुंशी प्रेमचंद रचित है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या होगा? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1907। और किस पत्रिका में ये आया था? जमाना पत्रिका में उस समय आया था। इसी के साथ प्रश्न संख्या 20 है, कानों में कंगना किसके द्वारा रचित कहानी होगी? राजा राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। और कब ये प्रकाशित हुई थी? 1912 में। कब हुई थी? 1912 में। किस पत्रिका में? इंदू में। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको लगभग 20 प्रश्न पूछे। ध्यान से देखोगे तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको परीक्षा में बनेंगे अगर आप इन्हें अपनी कॉपी पे नोट करते हैं। अगर सुने होंगे तो भी ध्यान से आपको परीक्षा में ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आज का ये लेक्चर था। हमने लगभग यहाँ पर 70 के आसपास प्रश्नों को डिस्कस किया। और कोई भी क्वेरी रहेगी जो आपको मैंने बताया, व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा। हाँ, कई बच्चे देखिए, आपको इतनी जो क्या बताऊं, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाते हैं, फिर भी आप पर्सनली मैसेज करते हो कि हमें ग्रुप में ऐड करिए। ऐसा नहीं है, लिंक आपको दिया गया है तो सीधे जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अप्रूव कर देता हूँ कुछ समय के पश्चात। हाँ, जो एक ग्रुप में जुड़ा है तो सभी ग्रुप में जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो इस जैसे मान लीजिए नेट के हमारे जो बने हुए 2 ग्रुप, तो एक में जो जुड़ जाएगा तो दूसरे में जुड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा संख्या ना हो इसलिए अलग-अलग से ग्रुप बनाए गए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। जुड़ना है तो सीधे जाकर वहाँ पर जुड़िएगा। मुझे व्हाट्सएप ना करें क्योंकि कई बार मैं लेट उत्तर दे पाता हूँ आपका। ठीक है, अगर जुड़ जाओगे तो आपको वहाँ पर स्टडी मैटर मिलता रहेगा। ठीक है ना? और टेलीग्राम की ग्रुप के साथ भी जुड़ जाना, वहाँ पर भी आपको स्टडी मैटर मिलता रहता है। और अगर नोट्स लेना चाहते हो नेट के लिए तो जो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पे आप क्वेरी कर लेना, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। फिलहाल आपको परीक्षा के लिए कम समय बचा हुआ है, इसलिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लीजिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा उसको रिविजन करोगे तो। ठीक है ना? तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, यहाँ पर अब अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसका बहुत बहुत धन्यवाद।